हाँ जी, देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप लोगों से वादा है, फिर एक बार आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एसएससी एमटीएस के 16 अक्टूबर शिफ्ट वन के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि हम हर शिफ्ट के शिफ्ट वाइज वीडियोस करा रहे हैं और इंग्लिश का भी हम लोग वीडियो करा रहे हैं। तो 15 अक्टूबर की शिफ्ट का मैंने कंबाइंड शिफ्ट 1 2 3 का इंग्लिश का वीडियो डाल दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपने नंबर बढ़ाएं। और ये अदाकारा कौन है इसके बारे में क्वेश्चन है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 20वीं शताब्दी में किसे ओडिसी नृत्य को रिवाइव करने का श्रेय दिया जाता है? तो हु इज क्रेडिटेड विद रिवाइविंग द ओडिसी डांस इन द 20th सेंचुरी? इनका बहुत ही सुंदर सा फोटो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो लोग हमारे उड़ीसा बंगाल से जुड़ रहे हैं वो शायद इनको देखा हो परफॉर्म करते हुए। ये हैं केलू चरण महापात्रा, ठीक है। और इन्हें 2000 में सन 2000 में पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। कम से कम 2000 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केलूचरण महापात्रा जी आपकी ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए रंगीन चित्र वापस लाए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉन ग्रैमी अवार्ड 4 टाइम्स? किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से 4 बार सम्मानित किया गया है? ग्रैमी अवार्ड क्या है? यह है संगीत के क्षेत्र के नोबेल की तरह सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये विदेशियों द्वारा दिया जाता है, तो वैसे भी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है रविशंकर जी को। रविशंकर जी कौन है? प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अच्छा, ये लड़की तो रविशंकर नहीं दिख रही जी, ये उनकी सुपुत्री अनुष्का शंकर है। तो आप बोलेंगे बाप का फोटो क्यों नहीं लगाया, बेटे का फोटो क्यों लगा रहे हो? खैर, आप तो सब जानते ही हैं। तो ये सितार वादक हैं। 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था जाकिर हुसैन को और राकेश चौरसिया जी को भी। ये भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 2013 में रविशंकर जी को जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अनुष्का शंकर जी जो ये इनकी सुपुत्री हैं, ये खुद बहुत अच्छी सितार प्लेयर हैं और ये फ्रेंच नागरिकता इन्होंने अब हासिल कर ली है। इनका यूट्यूब पे एक वीडियो है वॉइस ऑफ द मून, उसमें इन्होंने फ्यूजन म्यूजिक बजाया है सितार के साथ। आप एक बार देखिए, आपको पता चलेगा। ये भी अपने पिताजी के नक्शे कदमों पे चलती हुई एक बहुत उम्दा किस्म की जो है संगीतकार हैं अनुष्का शंकर जी। मैं इनके अक्सर वीडियो देखे हैं और बहुत अच्छा सितार बजाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। यक्षगान इज रिलेटेड टू विच स्टेट? यक्षगान जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो राज्य है कर्नाटक, ठीक है। ये अच्छा सा फोटो है यक्षगान का, बहुत ही ब्यूटीफुल फेशियल फीचर्स और इसके साथ इनकी कॉस्ट्यूम्स, बहुत अच्छे हेड गियर्स। आप देखिए जो इन्होंने सिर पे जो पहन रखे हैं हेड गियर्स जिन्हें कहते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं। यक्षगान जो है कर्नाटका से है और कर्नाटका से कौन सा डांस याद रखना है, वो है डोलुकिंथा, ठीक है। डोलुकिंथा भी और भूत आराधना। जी हाँ दोस्तों, भूतों को बुलाया जाता है, आराधना करी जाती है हमारे कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश का वीडियो जो हमने डाला है उसको आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि इंग्लिश किस तरीके की आ रही है। हु कंस्ट्रक्टेड पुराना किला? तो पुराना किला जो है वो किसने बनवाया था? अच्छा, पुराना किला कहाँ पे बनवाया गया था? तो जो इंद्रप्रस्थ है, जो पुराने समय में पांडवों ने कौरव सेना से अलग होकर के बनाया था इंद्रप्रस्थ, तो वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में अभी भी है। वहाँ पे ये बनाया गया है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसे बनाया गया था मुगल शासक हुमायूं के द्वारा ओरिजिनली। फिर इसका फर्विश करके बनाया गया शेरशाह सूरी ने, जब हुमायूं को मार के भगा दिया था। तो शेरशाह सूरी ने कहा भाई युद्ध में पैसा वैसे ही ज़्यादा खर्च हो गया है, अब नया मकान बनाने का पैसा नहीं है, तो हुमायूं के ही किले को रिफर्बिश करा देते हैं। क्या हुआ, पुराना है तो तब से ही नाम पड़ रहा है पुराना किला। और रिफर्बिश पूरा कर पाते उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे कंप्लीट किसने किया? इस्लाम शाह ने। आगे बढ़ते हैं मेरे एसएससी के योद्धाओं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ले आया। जब पिछली शिफ्ट में डिस्कस कर रहा था कि जूडो के मिनिमम स्कोर को लेकर कोई वो क्वेश्चन आया था, यूको या ऐसे कुछ करके, जूको करके, तब ये डिस्कस किया था। लव इन बैडमिंटन मीन्स? बैडमिंटन में जो लव शब्दावली है वो किस लिए कहा जाता है? तो जब दोनों प्लेयर्स को आपस में प्यार हो जाता है तो लव कहा जाता है? नहीं 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 नहीं, जब स्कोर जो है वो 0-0 या फिर 0 स्कोर जो होता है उसको लव कहा जाता है। प्लेयरों को बदतमीजी ना लगे कि भाई मेरे को 0-0 स्कोर बुला रहे हैं, उसके लिए बुलाया जाता है लव।
तो अगर जैसे मान लीजिए सामने वाले प्लेयर ने 4 पॉइंट बना लिए हैं और अपोजिशन वाले के 0 है, तो स्कोर 4-0 नहीं कहा जाएगा, कहा जाता है 4 लव। ठीक है, आप भले ये स्कोर बनाइए, हमारा प्यार आपके साथ है। एक और टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए, ड्यूस। ठीक है, ड्यूस का मतलब क्या होता है, जब स्कोर्स बराबर हो जाते हैं, मतलब जैसे 21-21 जो सेट होता है, तो अगर दोनों प्लेयर्स के 21-21 पॉइंट हो जाएं तो उसको ड्यूस बुलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। विच लेयर इज कॉल्ड नाइफ? भारतीय मतलब भारत के अर्थ जो है उसकी 3 परतें होती हैं, उसमें किस लेयर को नाइफ कहा जाता है? तो अर्थ का जो कोर है, जो कि निकल और आयरन से मिलकर बना है, तो उन्हीं दोनों धातुओं की शॉर्ट फॉर्म है ये NiFe। ठीक है, आप लोग बोलेंगे आयरन में तो IR होना चाहिए, NiIR होना चाहिए। तो दोस्तों फेरस जो है वो आयरन का ग्रीक लैटिन टर्मिनोलॉजी है, तो फेरस का Fe आता है। ठीक है, और निकल का Ni, तो वहाँ से जो कोर है वो डिफाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम का वेन्यू पूछा था 2022 का। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था बर्मिंघम में। और ये बर्मिंघम है कहाँ की बला? ये बला है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश साम्राज्य, जिसका सूर्य कभी अस्त होता नहीं था, इस धरती के 56 देशों पे जिन्होंने राज किया था। और अगर कोई पूछ ले आगे वाली शिफ्टों में कि 2022 का विनर कौन था, तो वो था ऑस्ट्रेलिया। मेडल अगर पूछ ले ऑस्ट्रेलिया के तो 179 मेडल्स थे। सेकंड नंबर पे कौन आया था? होस्ट इंग्लैंड खुद आया था। और अगर कोई पूछ ले कि इंडिया कौन से पोजीशन पे था 2022 में, तो ये 4th पोजीशन पे था। टोटल मेडल्स अगर इंडिया के पूछे तो 61 मेडल्स थे, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम करे थे। ठीक है, ये कहानी याद रखनी है, इस पे भी आगे शिफ्टों में सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच क्रॉप इज नॉट मैंशनड इन ऐन-ए-अकबरी? ऐन-ए-अकबरी जो मुगल सल्तनत के समय किताब लिखी गई थी, इसमें किस फसल का वर्णन नहीं मिलता है? तो ऐन-ए-अकबरी सबसे पहले तो लिखी किसने थी? तो इस किताब को लिखने वाले थे अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने कई फसलों का इसमें वर्णन किया है, जो आपके ऑप्शन में दे रखा था, और जो वर्णित नहीं है वो है टोबैको। टोबैको किसको कहते हैं? तंबाकू। जी, सिगरेट में जो आप पीते हैं वही होता है तंबाकू। सिगरेट पीना बुरी बात है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इन विच ईयर मिनरल पॉलिसी वॉज स्टार्टेड? आज़ाद भारत में जो खनिज नीति है वो सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रसारित करी गई थी? तो वो हमारे यहाँ सबसे पहले लाई गई थी, वर्ष था 1948। नया नया भारत आज़ाद हुआ था और सभी को लगा कि खनिज पे हमारा अधिकार है, तो क्यों ना इसे नीतिबद्ध कर दिया जाए। तो वो नीति लाई गई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलेंगे। फर्स्ट रूलर टू रूल द सब कॉन्टिनेंट, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी फॉर्मल और वो अलग तरीके की वहाँ पे दी गई थी, लेकिन उसका सार ये था कि भारत में प्रथम जो बड़े स्तर का राजा हुआ है जिसने सब कॉन्टिनेंट मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर के अपने नेपाल और इन सब पे जिसने राज किया हो, तो वो कौन था? तो वो था मौर्य एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य जी। यही ऑप्शन में दिया गया था। और मौर्य एम्पायर से रिलेटेड क्या खास बात याद रखनी है कि इसमें 16 महाजनपद जो हैं वो मौर्य एम्पायर में थी, जिसकी सबसे बड़ी महाजनपद थी मगध, जिस पे शासक करते थे हमारे अशोक। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ये कहानी हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, सीएम वृक्ष संपदा योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सीएम वृक्ष संपदा योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें टारगेट अगर कोई पूछा जा सकता है तो 15 करोड़ पेड़ लगाने का इसमें टारगेट रखा गया है अगले 5 साल में। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस स्कीम है। किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? जी, भूपेंद्र बघेल जब यहाँ पे सीएम हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, तो तब ये लॉन्च करी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, गेटिंग ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सोल इज़ अ बुक बाय होम? ठीक है, तो इस बुक की लेखक कौन है? लेखक के बारे में इनके नाम से ज़्यादा इनके साथ जो जीवन में हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आंसर आपको बता देते हैं। ये है मोनिका सेलेस। मोनिका सेलेस कौन है? जो टेनिस से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये एक लेजेंड में काउंट होती हैं। ये टेनिस प्लेयर है। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अच्छा, इनकी उपाधि क्या है? ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 है और 9 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल विनर है। 9 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम, जो टेनिस का सबसे बड़ा खिताब होता है, उसे 9 बार जीता है एकल स्पर्धा में। इनके साथ हुआ क्या था कि ये जब अपना ग्रैंड स्लैम खेल रही थी,
तो ये सेमीफाइनल या फिर फाइनल में थी और लोगों को लगा कि ये जीतने ही वाली है। तो एक फ़ैन था जो इनके अपोजिट उस समय स्टेफी ग्राफ खेलती थी, वो चाहता था कि स्टेफी ग्राफ जीते। तो जीतने का उसे लगा कि और कोई तरीका नहीं है, मोनिका सेलेस को ही क्यों ना रास्ते से हटाया जाए। अब क्योंकि उसके मन में थोड़ी दया भी थी तो उसने कहा पूरा मार देना तो सही नहीं होगा। तो इनका जब मैच चल रहा था मोनिका सेलेस का, तो बीच स्टेडियम में कूदता है और कूद के जाके, जो आपको पता है कि टेनिस में कोई लेफ्टी होता है कोई राइटी होता है, तो जो इनका स्ट्रॉन्ग हैंड था सीधे जाके उस शोल्डर पे चक्कू मार देता है। और वो घाव इतना गहरा था कि 2 साल तक ये वापस कोर्ट पे नहीं उतर आ पाई। उस समय इन्होंने पूरा संघर्ष किया मानसिक तौर पे। जब भी कोई प्लेयर अपनी टॉप फॉर्म में होता है और वो जब बाहर हो जाता है तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। उस सबको फाइट करते हुए, फिजिकल इंजरी को फाइट करते हुए ये वापस 2 साल बाद कोर्ट में उतरती हैं और 1996 का, आई थिंक 1996 या 95 का, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब फिर ये जीतती हैं। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि वो इंजरी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। लेकिन संघर्ष और चुनौतियों को पार करते हुए, जैसे आप लोग संघर्ष कर रहे हैं वैसे इन्होंने भी संघर्ष किया और जीती है मोनिका सेलेस। लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है आप सोचिए। क्वेश्चन नंबर 13, IUPAC नेम ऑफ C2H6। C2H6 का आयुपैक नेम क्या है? तो वो है इथेन, और इथेन हमें पता है ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। ठीक है, फ्लेमेबल ये होती है, फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फोर्ट विलियम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? रिवर नहीं पूछा था, ये जगह पूछी थी। ठीक है, अगर रिवर पूछ ले तो आपको हुगली बोलना है। हमारे जो बंगाल वाले हैं वो अच्छे से जानते हैं कि गंगा को जो है वो हुगली कहा जाता है। अभी रिसेंटली 2023 में मैं कोलकाता गया था, तो वो जो अपना ब्रिज है ना, क्या नाम है उसका, नाम यार जरूर बता, हावड़ा ब्रिज जी, हावड़ा ब्रिज मैंने देखा था। और पूरे कोलकाता में फोर्ट विलियम देखा था और विभिन्न विभिन्न जगहों पे मैं गया था। ये जो अपना एक और, चलो बाद में बताएंगे। कोलकाता जो है इसका राइट आंसर है, बैटल ऑफ प्लासी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, अवार्ड रिलेटेड टू मोदी जी। तो वाह मोदी जी वाह, पेपुआ न्यू गियाना के अलावा किसने इन्हें अवार्ड दिया है? अपना सर्वोच्च नागरिक का इस तरीके का कुछ मेंशन था उसमें, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता चली है, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं ही सही। साथ में शायद फिजी एक ऑप्शन था, वही इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16, लाइजोसोम या फिर राइबोसोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पता पड़ सकी है, इसलिए उसको शब्दों के धागों में नहीं पिरोया जा सकता है, क्षमा प्रार्थना। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड किला ए खूना मॉस्क? कई लोग बोल रहे हैं किला ए खूना मॉस्क पूछी गई थी, तो किला ए खूना मॉस्क कहाँ पे? ये शेरशाह सूरी ने बनाई गई थी हुमायूं को हराने के बाद। पुराना किला जो ऊपर डिस्कस हुआ है उसके अंदर ही। ठीक है, ये पर्सनल चेम्बर से उनके पूजा करने के लिए, ताकि देखो पहले के समय पे क्या सिक्योरिटी राजा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। तो अगर बादशाह जो है वो बाहर की मस्जिदों में जाके अगर पूजा अर्चना करेगा या नमाज़ पढ़ेगा तो उन पे कभी भी हमला हो सकता है। अकबर पे तो तीर चल गया था एक बार, आपको पता है, जब वो लोगों से मिल रहे थे। तो अंदर ही, किले के अंदर ही इनके लिए एक मॉस्क बनाई गई थी। ठीक है, ये इसकी पूरी स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 18, तुलूनी फेस्टिवल इज रिलेटेड इन विच स्टेट? तुलूनी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, ये मनाया कब जाता है? ये मिड जुलाई में मनाया जाता है। कोई आपसे पूछे जनजाति कौन सी मनाती है, तो सूमी जनजाति नागालैंड की जो है वो इसे मनाती है। और ये फेस्टिवल जो है वो एग्रीकल्चर क्रॉप वगैरह कट के आती हैं तो तब मनाया जाता है। इसमें स्पेशल आपके लिए क्या है भाई? जिन लड़कियों की शादी फिक्स हो गई है, अभी शादी नहीं हुई है, मंगेतर जिनके हो गए हैं, फियांसे जिनके हो गए हैं, तो वो लोग अपने फियांसे को अपने घर पे बुलाती हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं और खाना बना के अपनी पाक कला का प्रदर्शन करती हैं और अपने प्रियतम को रिझाती हैं। कितना सुंदर त्यौहार है, उतने ही सुंदर हमारे नागालैंड के लोग। और यही सुंदर क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। विच आर्टिकल रिलेट्स टू अप्रोप्रिएशन बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर में अप्रोप्रिएशन बिल किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंडर आता है? तो वो है आर्टिकल 204। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। दोस्तों मैं जल्दी वीडियो नहीं लेके आता हूँ क्योंकि मतलब 10 एक क्वेश्चन ला करके और आपसे डिस्कस करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक 15+ क्वेश्चन नहीं हो जाते, उनको क्रॉस चेक नहीं कर लेता, कुछ अच्छे फ़ोटोज़ वोटोज़ नहीं मिल जाते, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जिनका उस दिन में नहीं है उनको 1 आध घंटा लेट भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन आपको कहीं और ना जाना पड़े, ज़्यादा माल मटेरियल आपको मिले, ये मेरा प्रयास रहता है। तो थोड़ा डिले के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। आर्टिकल रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर, CGL में रिपीट किया था, SSC MTS में भी अभी रिपीट हुआ है। ये आर्टिकल है आर्टिकल 168। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।